हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एमआर के अंदर। अब तक का जो हमारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर वो मुझे लगता है यही है महात्मा गांधी जी वाला, बिकॉज यहीं से आपके भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। मतलब हद नहीं है इस चीज़ की, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो इस वजह से इस चैप्टर को मैं बड़े ही आराम से, बड़े ही तसल्ली से पढ़ाऊंगा। बेशक से थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए, बट हाँ, चीज़ों को अच्छे से सीखिएगा, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, और आपको पता ही है इस एमसीक्यू सीरीज़ के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हिस्ट्री का डर खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, प्लस पॉलिटिकल साइंस का भी है, जहाँ पर हम 45 डेज तक के चैलेंज के अंदर हम आज डे 26 के अंदर पहुँच गए, और ये पार्ट 1 है। आई होप कि पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आएगा इसके अंदर, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लेंदी और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर। और लिखने वाले जो भी क्वेश्चंस बनते हैं ना भाई, प्रैक्टिस करना मत भूलो, करते रहो, क्योंकि सिर्फ एमसीक्यू करने से ही कुछ नहीं होगा, लिखने से भी बहुत कुछ होगा। ठीक है, तो लिखने वाले जो भी मेन मेन क्वेश्चंस होंगे वो लास्ट में लेके आ जाऊंगा। फिलहाल अभी आप आपके जो अभी प्रेजेंट टाइम में एग्जाम्स हैं उनकी आप प्रिपरेशन करें, और ये हमारी वीडियो है, जा करके देख सकते हैं कि कैसे आप बोर्ड एग्जाम के अंदर अभी भी आप अच्छे से करके आ सकते हो, और पेपर का जो है जहाज बना सकते हो वहीं पर ही। ठीक है, डेली के 5 क्वेश्चन हम पोस्ट करते हैं, जा करके आप कम्युनिटी या फिर पोस्ट वाले सेक्शन के अंदर जा करके क्वेश्चंस का अटेम्प्ट कीजिए, और किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक्सप्लेनेशन के साथ आपको आंसर देखने को मिलेगा। और ये है हमारी प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट के अंदर जाइएगा, जाने के बाद आपको हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, इन दोनों ही एमसीक्यू सीरीज को आपको देखने को मिल जाएगा। और ये है हमारा सुकून, जो कि है हिस्ट्री का डे 26। तो इसको आप जा करके देख सकते हैं। और आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। बट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि टोटल 11 क्वेश्चंस हैं। बताइएगा जरूर कि कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, और कॉपी और पेन लेकर के बैठो गाइज। ज़्यादा आलसीपन मत दिखाओ, नोट्स बनाओ, एक्सप्लेनेशन जो भी आपको मैं बता रहा हूँ, और लास्ट में स्कोर भी बता दो यार, थोड़ा बता दिया करो यार। अच्छा चलो, स्कोर ना मत बताया करो, कुछ और बता दिया करो, कैसे हो, कैसी लगी वीडियो, वगैरह वगैरह चीज़ें। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि वियतनाम को औपनिवेशिक, अरे यार ये हमेशा ना मिस टाइप सा हो जाता है, औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराने में किस नेता को जोड़ा जाता है। बेसिकली वो कौन सा नेता है जिसने वियतनाम को आज़ाद करवाया था, आज़ाद करवाने में उसका हाथ था, ये क्वेश्चन बेसिकली बोला जा रहा है। आप लोगों को ना एक चीज़ याद रखनी है, वो क्या है कि अक्सर ना किसी भी देश की आज़ादी के अंदर जो है ना, एक नेता होता है जो प्रमुख नेता होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेता होता है, जो कि सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है उस देश की आज़ादी या उस देश को आज़ाद करवाने में। तो वैसे ही जो है वियतनाम से हो ची मिन्ह थे, जो कि आज़ाद करवाने में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। तो इसी के साथ आपको 4 देशों के बारे में आपको याद रखना है, और उन चारों देशों में से किसी से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। आप सबसे पहला क्या है, यूएसए यानी कि अमेरिका। अमेरिका से आप सभी को पता होगा कि जॉर्ज वॉशिंगटन, ये वो नाम है जिन्होंने आज़ाद करवाया था किसको, यूएसए को। और दूसरा नाम हो गया आपका यही वियतनाम, जो कि कौन हो गया, खुद हो ची मिन्ह हो गया ये। ठीक है, हो ची मिन्ह। और तीसरा नाम लीजिए इटली। इटली से थोड़ा सा याद रखिए, क्योंकि ना इसका नाम मुझे लग रहा है कभी भी आ सकता है, और ये आप फंस जाएंगे फिर। गैरी बॉल्डी। और भारत से जो है किसको जोड़ करके देखा जाता है, महात्मा गांधी जी को, एमजी को। तो इस चीज़ को आपको चारों को याद रखना है, नोट्स बना के चलिएगा। अच्छा एक चीज़ मैं, ये खैर आप याद ना कर मत करिएगा, ये बेसिकली बोनस इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं आपको, थोड़ा जान करके क्या पता अच्छा लगेगा। वो क्या है कि महात्मा गांधी जी को अक्सर हम बोलते हैं ना कि ये राष्ट्रपिता है, ये राष्ट्रपिता है, यानी कि फादर ऑफ नेशन है, फादर ऑफ नेशन है ना, ऐसे बोला जाता है ना, राष्ट्रपिता। तो ये जो पिता वर्ड है, यानी जो फादर है, ये वर्ड बोला किसने था महात्मा गांधी जी के लिए, क्योंकि महात्मा गांधी जी का जो असली नाम है वो तो कुछ और है, वो क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी, ये नाम है उनका। तो ये पिता क्यों बोला जा रहा है उन्हें, बेसिकली हुआ क्या है कि 6 जुलाई 6 जुलाई 1944 की बात है। तो जो आपके सुभाष चंद्र बोस जी है ना, हमारे हमारे आपके सबके सुभाष चंद्र बोस जी, वो जो है ना सिंगापुर के अंदर थे। तो वहां से ना वो रेडियो के थ्रू, रेडियो के माध्यम से बोलते हैं कि हमारे भारत के जो राष्ट्रपिता है वो महात्मा गांधी जी हैं, ऐसा वो कहते हैं। ठीक है, और जो महात्मा लिखा हुआ ना, महात्मा गांधी जो बोलते हैं हम लोग, गांधी महात्मा, तो ये महात्मा किसने बोला, ये भी कभी कभी अगर आ जाए आपके कंपटीशन एग्जाम में, यानी अक्सर सीयूटी के अंदर ही पूछा जाता है सारे क्वेश्चन। तो महात्मा किसने बोला था, ये बोला था आपका रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, जिन्होंने जनगण मन लिखा है ना, उन्होंने ये चीज बोली थी। इस चीज को आपको मतलब याद रखना है, ये जस्ट बोनस बोनस इन्फॉर्मेशन था
इसको अगर आप याद रखेंगे तो आप ही के लिए ही बेटर रहेगा इन फ्यूचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है। महात्मा गांधी जी का असली नाम क्या था? अभी बताया मैंने आपको, मोहनदास कृष्ण गांधी नहीं भाई, मोहनदास करमचंद, मोहनलाल नहीं है भाई, मोहनलाल नहीं, मोहनदास करमचंद गांधी ये है इसका करेक्ट आंसर। आपको जो है ये याद रखना होगा, ठीक है। तो देख लीजिए इनके नाम के अंदर क्या लिखा हुआ, मोहनदास करमचंद गांधी। कहाँ पर यहाँ पर महात्मा लिखा हुआ है या फिर कहाँ पर इनका जो है पिता लिखा हुआ, बताइए। तो ये बेसिकली ना दोनों शब्द जो है किसी और ने बोले हैं इनके लिए। तो पिता जो है बोला किसने, सुभाष चंद्र बोस ने बोला है, और महात्मा किसने बोला है, रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला है। बस ये दो बातें याद रख लीजिए, कब बोला, क्यों बोला, ये सब छोड़ दीजिए, बाद में देखेंगे जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तब आपको डिटेल में पढ़ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांधी जी अफ्रीका से भारत कब वापस लौटे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ठीक है। आपको पता होगा जो गांधी जी है उनका जो जन्म है वो कब होता है, वो होता है आपका 2 अक्टूबर 1869 के अंदर। अच्छा मुझे बताओ जरा, 77, 78, 69 में कौन सा बड़ा है? बताइए। अगर आप 78 जवाब दे रहे हैं तो आप बिल्कुल सही है, ठीक है। आप अपनी पीठ के ऊपर एक मुक्का मार लीजिएगा, क्योंकि 78 जवाब गलत है। क्योंकि भाई 77, 78 और 69, आप बताइए कौन सा बड़ा है? तो भाई ये होता ना बड़ा, 77, 78, क्या ही बोले, छोड़ो। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस ना इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे होते हैं वो दे ही नहीं पाते, पता नहीं क्या क्या दिक्कत है उन्हें। कोई नहीं, अपना अपना मीडियम है भाई, क्या कर सकते हैं। तो 2 अक्टूबर 1869 के अंदर जो है आपका गांधी जी का जन्म होता है। कहाँ पर जन्म होता है इनका? इनका जन्म होता है पोरबंदर के अंदर। ये पोरबंदर एक जगह है जहाँ पर, गुजरात के अंदर है ये जगह, ठीक है। तो वहीं पर जन्म होता है। और 2 अक्टूबर आपको पता भी, हम मनाते भी है गांधी जयंती, ठीक है। छुट्टी होती है इस दिन, आपको पता है ना। हाँ चलिए, क्वेश्चन क्या है कि गांधी जी अफ्रीका से भारत वापस कब लौटते हैं? बेसिकली क्या है ना, जब गांधी जी अपनी पढ़ाई करने के लिए जाते हैं कहाँ पर, 1893 के अंदर आते हैं, मतलब जाते हैं कहाँ पर, ये अफ्रीका के अंदर जाते हैं ये, ठीक है जी। अफ्रीका के अंदर जाते हैं, लॉ की इन्होंने पढ़ाई कर रखी होती है, वकालत करने वहाँ पर जाते हैं। तो जब 1893 के अंदर ये गए थे अफ्रीका, तो वहां से वापस कब लौटे, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था। ये पूछा पहुंचे थे कब, जनवरी 1915 के अंदर ये जो है वापस पहुंचे थे। मतलब इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, यानी चाचा हमारे विधायक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया, ये कथन किस इतिहासकार का है? तो इसका भाई देखो यही है, चंद्रन देव नेसन, ये वैसे साथ में लिखा हुआ था। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, इसको रट्टा मारने के अलावा कोई चारा नहीं है। आपके एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ था, इस वजह से मैंने डाल दिया। मुझे नहीं लग रहा कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट हाँ, यू नेवर नो कि कब कौन सा क्वेश्चन सीबीएसई दे दे भाई, सटकेले हैं थोड़े से, है ना। अगला देखते हैं क्या, लाल, बाल और पाल। भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेता है। आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, वो क्या, कि लाल का फुल फॉर्म क्या है, बाल का फुल फॉर्म क्या है, और पाल का फुल फॉर्म क्या है। प्लस ये भी पता होना चाहिए कि ये तीनों जो है कौन से राज्य से आते हैं, कौन से स्टेट से आते हैं ये लोग, ठीक है। ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है, ठीक है। और इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। आपको पता होगा कि जो कांग्रेस पार्टी है, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है, उसका गठन कब हुआ था? याद करिए, 1885 के अंदर हुआ था। किसके द्वारा हुआ था, किसने करा था ये गठन? ए ओ ह्यूम ने किया था इसका गठन। ये अंग्रेजी एक बंदा है, उसने किया था गठन। और इस गठन करने का मतलब क्या था कि एक ऐसा मंच मिले जहां पर भारत की साइड से जो भी ओपिनियन हो वो ब्रिटिश सरकार तक पहुंचे। ये इसका पर्पस था इस पार्टी का बनाने का, ठीक है। तो जैसे ही इस आईएनएस का फुल मतलब गठन होता है, तो इसके अंदर ना दो प्रकार के लोग निकल करके आते हैं। एक होते हैं बहुत ही ज्यादा गरम दिमाग के, जिसको बोलते हैं हम लोग गरम दल, गरम पंथी बोल लीजिए, गरम दल बोल लीजिए, गरम पंथी बोल लीजिए। और दूसरे होते हैं बहुत ही शांत दिमाग के, बड़ी ही शांति प्रिय अपना काम करने के लिए, तो वो होता है नरम पंथी। देखो, भारत को आजाद करवाने के लिए जो लोग हथियार उठा ले वो होते हैं आपके गर्मपंथी। भारत को आजाद करवाने के लिए जो कागज कलम का हाथ इस्तेमाल करे वो होते हैं आपके नरमपंथी। बस इतना सा समझ लीजिए। गर्मपंथी के अंदर सबसे जो मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नेता लोग हैं वो कौन है? लाल, बाल और पाल। यही वो तीन नेता है। कौन है? लाल, बाल और पाल, ये तीन नेता लोग थे। और नरमपंथी के अंदर कौन कौन नेता थे जो कि सिर्फ कलम वगैरह उठाने पे ज्यादा विश्वास करते थे? हालांकि ये सिर्फ यही तीन नहीं है, इसके अलावा और भी है। इसके अंदर भी सिर्फ दो नहीं है, इसके अलावा और भी है। जैसे कि सबसे पहले इनका नाम आता है गोपाल कृष्ण गोखले,
प्लस मोहम्मद अली जिन्ना। इस कमीने का नाम तो आपको पता ही होगा, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, सॉरी फॉर दैट। तो ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले और मोहम्मद अली जिन्ना, ये दो लोगों का जो नाम है नरमपंथी के अंदर आता है, जो कि शांति प्रिय तरीके से काम करने का सुझाव देते हैं। और गोपाल कृष्ण गोखले को तो जो है महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु के रूप में भी जाना जाता है, ये आपको आई होप पता होगा। तो हुआ क्या है बेसिकली, लाल बाल पाल की फुल फॉर्म क्या है भाई, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक बिपिन चंद्र पाल, हाँ यही है ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, इसकी फुल फॉर्म यही है। और अब जरा बता दूं कौन से स्टेट से आपके ये लोग आते थे। लाला लाजपत राय आपको जो है पंजाब से आते थे, बाल गंगाधर तिलक ये आपके महाराष्ट्र से आते हैं, महाराष्ट्र से, और ये बिपिन चंद्र पाल ये आपके बंगाल से आते हैं। इन तीनों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा मैं बार बार बोल क्यों रहा हूँ इंपॉर्टेंट है क्यों बोल रहा हूँ, आप लोगों को एक चीज बतानी मुझे, वो क्या कि 1905 से लेकर के 1907 के बीच में ना भारत के अंदर एक आंदोलन होता है, उस आंदोलन का नाम था स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। इस आंदोलन को चलाने में सबसे जो प्रमुख नेता लोग थे, वही वही जो है वो तीन लोग थे, ये तीन लोग थे, जिसकी वजह से ये जो है जुमला एक तरफ से होता ना, लाल बाल पाल को बुलाओ, जैसे जुमला होता है ना, वो बन गया था। इसकी वजह से ज़्यादा ये जो टर्म है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। और याद रखिएगा महात्मा गांधी अभी भारत के अंदर है नहीं, महात्मा गांधी कब आएंगे, 1915 के अंदर आएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। और गए कब थे वहां पर, अफ्रीका के अंदर 1893 में गए थे, ये भी याद रखिएगा। और जन्म तो 69 में हुआ था, 1869 में, ठीक है। तो इतना आपको चीज़ जो है याद रखना है। अब आगे हम चलते हैं, देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, अभी बताया मैंने आपको यार, गोपाल कृष्ण गोखले जो कि नरम दल से बिलोंग करते हैं, और बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, ये दोनों कौन है, ये आपके गरम दल वाले हैं। याद रखिएगा नरम दल के अंदर ना एक और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, उनका नाम है दादा भाई नरोजी, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ये भी, ठीक है। ये भी जो है नरम दल से बिलोंग करते थे, तो इस चीज को आपको याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं, मैंने आपको ना सिर्फ दो नाम इसलिए बताया बिकॉज एनसीईआरटी के अंदर बस यही दो नाम दे रखे हैं, वरना है तो बहुत सारे नाम। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए अब, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु तो हो गया ना, हाँ ठीक है, महात्मा गांधी, अरे यार महात्मा गांधी क्यों बोल रहा हूँ, चंपारण, चंपारण एक जगह का नाम है, गांव का नाम है, जो कि बिहार के अंदर पड़ता है। तो चंपारण बिहार में नील किसानों की राहत के लिए गांधी जी कब गए थे, आपको आपको पता होगा, आपकी इंग्लिश के अंदर भी जो है ना एक चैप्टर जरूर मिलेगा आपको, जहां पर आप देखने को मिलेगा आपको राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला, कुछ याद आ रहा है। ये शुक्ला जी जो है महात्मा गांधी की तरफ आते हैं और बोलते हैं कि गांधी जी चलिए हमारे वहाँ पर चंपारण के अंदर, जरा चलिए अंग्रेजों को सबक सिखाइए, ये लोग जो है हमसे ज़बरदस्ती नील की खेती करवा रहे हैं और ये हमें पैसा भी नहीं देते हैं। बेसिकली क्या होता है ना, देखो जहाँ पर भी नील की खेती होगी ना, तो उस खेत का, उस ज़मीन का जो उपजाऊपन है, यानी जो उसकी जो फर्टिलिटी है, जो फर्टाइल होता है, वो ख़त्म हो जाता है धीरे धीरे करते करते, जिसकी वजह से जो है ये किसान लोग हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, और वो जो है गांधी जी के पास आते हैं। अब ये कुछ बातें हैं, और आपको कुछ अब आगे से ना मैं आपको एकदम बोलते हैं ना कि डेट वाइज, ईयर वाइज लेके चलना चाहूँगा। सबसे पहला क्या, 1915, 1915 से भी छोड़िए, 1993 में गांधी जी कहाँ जाते हैं, अफ्रीका, अफ्रीका गए थे, अफ्रीका वेंट, ठीक है, यानी गए थे। और फिर 1915 में जो है अफ्रीका से वापस आए, भारत लौटे, है ना, वापस भारत आए। भारत आने के बाद इन्होंने जो है अपना एक राजनीतिक गुरु बनाया, किसको, गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि भारत के लोगों की सच में, अगर आप चाहते हैं कि मदद करना चाहते हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप जाएं भारत का, पूरे भारत का एक बार जो है भ्रमण करें, यानी कि सैर करें, घूम करके आएँ और देखें कि भारत के अंदर भारत के लोग किस प्रकार से रह रहे हैं, उनकी समस्याएं क्या है। जब आपको उनकी समस्याओं का पता चलेगा तभी तो आप उनके लिए लड़ पाएंगे। ये जो है गोपाल कृष्ण गोखले एक सजेशन देते हैं किसको, महात्मा गांधी जी को। तब जा करके महात्मा गांधी जी जो है अगले 2 सालों तक, यानी कि 16 से लेकर के 17 तक जो है वो घूमते रहेंगे, यानी 1 साल तक पूरा घूमने फिरा देंगे, घूमते रहेंगे, ठीक है, घूमेंगे। और जैसे ही ये घूमेंगे तो 1900, अच्छा सॉरी यार, ये 1 साल का गैप लेके, 1 मिनट रुकिए जरा यार, 1916 के अंदर जो है सिर्फ घूमते हैं, 17 मत लिख लीजिएगा, 1916 के अंदर जो है घूमते रहते हैं। घूमने के बाद क्या होता है, ये
इनको ना एक जगह बुलाया जाता है, कहाँ पर? 1916 के अंदर जो है इनको यूनिवर्सिटी के अंदर बुलाया जाता है, जो कि यूनिवर्सिटी का क्या नाम था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको हम आज के समय पे जानते हैं बीएचयू के नाम से, ठीक है। तो यहीं पर बुलाया जाता है महात्मा गांधी जी को, और वो बहुत ही नए नए खिलाड़ी थे इस राजनीति के अंदर। उनको बुलाया जाता है और बोलते हैं कि आइए थोड़ा सा स्पीच वगैरह दे करके देखिए, क्या स्पीच देते हैं आप, बताइए जरा स्पीच दे के। तो महात्मा गांधी जी जाते हैं और बहुत ही अच्छी और बहुत ही खतरनाक स्पीच दे करके आ जाते हैं भाई, इतनी खतरनाक स्पीच दे करके आ जाते हैं कि जो बाकी लोग हैं ना, वो लोग बोलते हैं कि भाई साहब गांधी जी आ गए, हट जाओ, गांधी जी आ रहे हैं, बहुत ही प्रभावशाली नेता है, ऐसे करके मतलब गांधी जी को एक तरफ से रिस्पेक्ट की नज़र से देखा जाने लगा, और गरीबों के मसीहा के रूप में भी जो है देखा जाने लगा था। और इसी के चलते जो है दिसंबर 1916 के अंदर एक आदमी आता है जिसका नाम है राजकुमार शुक्ला, ठीक है जी। राजकुमार शुक्ला आता है और वो बोलता है गांधी जी को, गांधी जी जरा चंपारण चलिए हमारे साथ, जो कि हमारे साथ बहुत ज़्यादा गलत गलत हो रहा है। तो इसी चीज़ को लेकर के गांधी जी जो है चंपारण के अंदर जाएंगे, और कब जाएंगे यही क्वेश्चन है, और मैंने बता भी दिया है गैस, दिसंबर 1916 के अंदर वो जाते हैं। और अगले 1916 से लेकर के 17 तक वो किसानों की जो है वो हेल्प ही करते रहेंगे, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला देखते हैं अब हम, ये लिख रखा है, पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अहमदाबाद, जो कि गुजरात के अंदर पड़ता है, अहमदाबाद में गांधी जी किसकी समस्या के समाधान हेतु गए थे? तो वे किसानों के लिए नहीं, मिल श्रमिकों के लिए गए थे। इस चीज़ को आपको अच्छे से याद रखना है। अब कुछ बातें हैं जो आप लोगों को याद होनी चाहिए, वो क्या? जस्ट मैंने आपको अभी बताया था, ये बेसिकली क्या है ना कि अहमदाबाद, चलो मैं सीरीज करके ही बता देता हूँ, थोड़ा समय लगेगा लेकिन पढ़ लीजिएगा ना। 1915 के अंदर महात्मा गांधी जी भारत वापस आए थे, याद करिए, ठीक है। वापस आए, अबे यार वापस नहीं होता, वो वापस होता है, ठीक है जी, वापस आए। फिर 1916 के अंदर वो घूमते हैं, और हाँ, जब ये घूम रहे होते हैं ना, तो घूमते हुए इनको पता चलता है कि भाई जैसा देश वैसा भेष होना चाहिए, इसीलिए उन्होंने सादा सादा कपड़ा पहनने का कोशिश करा, यानी धोती धोती वगैरह ये डालना शुरू कर दिया था। और 1916 से लेकर के 17 तक केवल किसानों की जो वो हेल्प वगैरह जो है करेंगे, ठीक है। और इसी बीच क्या होता है, 1916 के 1916 के अंदर जो है वो स्पीच भी देते हैं एक, ठीक है जी। 1916 के अंदर वो स्पीच देते हैं, कहाँ पर? बीएचयू के अंदर, ओके। आगे देखते हैं जरा, फिर हम देखते हैं क्या, ये वाला पॉइंट अभी के लिए काट दो, अरे यार, हाय हाय सारा दिन मिट गया यार, बताओ। चलिए कोई नहीं, दोबारा से लिख देते हैं। 1915 के अंदर वापस आए, फिर 1915 से 16 तक वो घूमे, फिर 1916 के अंदर क्या होता है, एक स्पीच देते हैं ये, ठीक है, कहाँ पर? विश्व बीएचयू के अंदर देते हैं ये। उसके बाद दिसंबर 1916 के अंदर राजकुमार शुक्ला आते हैं और इनको बुला कर लेकर जाते हैं, कहाँ पर? चंपारण के अंदर, यानी बिहार के अंदर, किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए, ठीक है। और जैसे ही 1916 के अंदर ये हो जाता है, तो 1916 से लेकर के 17 तक किसानों की जो है ये हेल्प करते हैं, ओनली हेल्प करते हैं, ठीक है। हेल्प करने के बाद 1918 के अंदर दो जगह इनको जो है बुलावा आता है। पहला होता है आपका, दोनों जो है गुजरात के अंदर, ये याद रखना है आपको। पहला आपका अहमदाबाद, अहमदाबाद के अंदर बुलाया जाता है, जहाँ पर मिल जो श्रमिक है उनके साथ बहुत ही गलत बर्ताव किया जा रहा था, उनको जो है बहुत ज़्यादा काम लिया जा रहा था उनसे, मतलब वर्किंग आवर्स जो है बहुत ज़्यादा थे। प्लस उनकी जो सेहत का ख्याल नहीं रखा जा रहा था, उनका जो वर्किंग कंडीशन है, उनका जो वातावरण बड़ा ही बकवास था, जिसके चलते मिल के जो श्रमिक है वो आते हैं महात्मा गांधी के पास, बोलते हैं कि जरा चलिए अहमदाबाद और हमारी समस्या का सुलझारा कीजिए। तब महात्मा गांधी जो 1918 के अंदर अहमदाबाद पहले जाते हैं, और फिर दूसरी जगह कहाँ जाते हैं? खेड़ा के अंदर जाते हैं। ये दोनों के दोनों गुजरात के अंदर, आपको इस चीज़ को याद रखना है। और खेड़ा के अंदर क्या होता है बेसिकली ना, किसान लोग जो है ना वो कपास की खेती करा करते थे, लेकिन जो उस टाइम पे जो खेती है ना वो चौपट हो जाती है, फसल उनकी जो है चौपट हो जाती है। बट फिर भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एजेंट है वो टैक्स वगैरह मांग रहे थे, जिसके चलते जो है किसान जो है महात्मा गांधी जी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि जरा चलिए हमारी समस्या का निपटारा करवा दीजिए। तो 1918 के अंदर जो है दो अभियान उन्होंने ये करे थे, अहमदाबाद और खेड़ा वाला। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या,
शुरुआत के किन 3 अभियानों से गांधी जी को गरीबों के नायक के रूप में देखा जाने लगा? तो ये वही है, चंपारण मैंने आपको जस्ट अभी बताया था। याद आ रहा है कुछ? चंपारण आपका याद आया कुछ? अरे यार, वही दिसंबर 1916 के अंदर था, और ये अहमदाबाद और खेड़ा 1918 के अंदर। ठीक है, तो ये दोनों हुआ था, इस चीज़ को आपको याद रखना है। आगे देखते हैं क्या, रोलेट एक्ट जो नाम है, रोलेट एक्ट होता है ये, यानी रोलेट अधिनियम होता है, कानून होता है ये, अधिनियम। अधिनियम का मतलब क्या होता है? कच्चा कानून। कच्चा कानून कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ कानून है जो कि अभी पक्के रूप से कानून नहीं बने, एक्ट होता है यार, छोटा सा होता है बेसिकली, है ना, कानून जैसा समझ लीजिए, जिसके अंदर कुछ नियम लिखे रहते हैं जिसका पालन करना होता है सभी लोगों को। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो रॉलेट एक्ट है वो किसके नाम पर पड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सर सिडनी रॉलेट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर किसी आयोग का या किसी एक्ट का नाम अगर देखें तो उसके आगे देखा करिए कि क्या नाम लिखा हुआ है, और अगर ऑप्शन में उसके पीछे वाला नाम सेम है तो भाई वही उसका करेक्ट आंसर। इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब कुछ बातें हैं जो आप लोगों को पता होनी बहुत ज़रूरी है, वो क्या है भाई? 1914 से लेकर के 1918 तक आपको पता होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है, प्रथम जो है विश्व युद्ध चलता है। इस विश्व युद्ध के अंदर क्या हुआ था कि जो ब्रिटेन की जो सरकार है, ब्रिटिश सरकार है भारत के अंदर, उसने क्या करा था, प्रेस सेंसरशिप जो है लागू कर रखा था। प्रेस सेंसरशिप का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो है हमारे खिलाफ अखबार के अंदर जो है बिना हमारी मर्जी के छाप नहीं सकता, हमारे से परमिशन लेकर के ही कोई खबर जो है छापी जाएगी। बेसिकली प्रेस की जो है स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा था, प्लस किसी भी इंसान को जो है बिना जांच के या पड़ताल के, किसी को भी शक के निगाह पर जो हम अरेस्ट कर सकते हैं, ये इसका मतलब था पहले इस 1914 से 18 के बीच में। ये बेसिकली वही था, ये चीज़ यही था। लेकिन होता क्या, जैसे जब ये आपका ये खत्म हो जाता है ना, खत्म होने के बावजूद 19 मार्च 1919 के अंदर भारत के अंदर जो है ऑफिशियली रॉलेट एक्ट आ जाता है। ये रॉलेट एक्ट का जो गठन है वो बेसिकली सर सिडनी रॉलेट ने ही बनाया था। और ये जब रॉलेट एक्ट भारत के अंदर आता है ना तो भाई बहुत तबाही मचाता है। वो क्या तबाही मचाता है आप देखो जरा। पहले तो ये समझ लीजिए कि जब भारत के अंदर ये रॉलेट एक्ट आया तो इसका मतलब क्या था आखिरकार? इसका मतलब ये था कि बिना मुकदमा चलाए हम आपको जेल में भेज देंगे। पहला मतलब तो आपका ये था। प्लस जब हम आपको जेल में भेज देंगे तो आप जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है ना अपील भी नहीं कर पाओगे। इस एक्ट का मतलब ये था, समझ गए? रॉलेट एक्ट का मतलब यही दो है। हालांकि इसके अंदर और भी डीप से चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मैं आपको बहुत ही शॉर्ट चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई थी। अगला देखिए क्या, अब क्या होता है कि महात्मा गांधी जी जो हैं वो आंदोलन खड़ा कर देते हैं इसी चक्कर में, क्योंकि रॉलेट एक्ट भारत में लेकर के आना गलत बात है। क्योंकि हमने तो यार आपका साथ दिया था ना वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर। जब हमने आपका साथ दिया तो उसके बदले में हमें कुछ गिफ्ट देना चाहिए आपको अच्छा सा। लेकिन आपने तो भाई साहब उल्टा रॉलेट एक्ट जो है लेकर के आगे भारत के अंदर, कब? 1919 के अंदर। और जैसे ही रॉलेट एक्ट लेकर के आते हैं तो गांधी जी जो है एक आंदोलन का जो है ऐलान कर देते हैं, और आंदोलन जो है वो छेड़ देते हैं। जैसे ही वो आंदोलन छेड़ देते हैं तो छेड़ने के बाद पता चलता है कि जो महात्मा गांधी जी हैं वो बड़े ही खफा हो जाते हैं। क्यों खफा हो जाते हैं? क्योंकि जो रॉलेट एक्ट है, यानी जो 1914 से 18 के बीच में हमें देखने को मिलता है इसके बारे में, वहां पर क्या होता है कि पंजाब जो हमारा राज्य है ना, पंजाब हमारा राज्य है, पंजाब स्टेट से बहुत सारे लोग जो है ना प्रथम विश्व युद्ध के अंदर लड़े थे ब्रिटेन की साइड से। ठीक है, याद करिए, भारत के अंदर से, भारत का जो पंजाब है वहां से कुछ लोग जो हैं वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर जाकर के लड़ते हैं ब्रिटेन की साइड से। लेकिन बदले में हमें क्या मिलता है? रॉलेट एक्ट, जिसके तहत जो है बिना किसी मुकदमा चलाए हम आपको जेल में डाल देंगे, ये प्रावधान था। जब आपको जेल में डाल देंगे तो उच्च न्यायालय के अंदर आप अपील भी नहीं कर सकते, ये भी प्रावधान था। तो ये किस तरीके से गिफ्ट हो गया ये हमें? तो इस चक्कर में जो है रॉलेट एक्ट का जो सबसे ज़्यादा जो होता है ना बहुत ही बुरा वाला जो विरोध जो करा था वो पंजाब के अंदर ही हुआ था। इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब जब ये पंजाब के अंदर बहुत ही ज़्यादा गंदे तरीके से विरोध हो रहा था तो महात्मा गांधी भी जो है ना पंजाब की साइड ही जा रहे थे। बट बीच रास्ते में जो है गांधी जी को जेल में जो है डाल दिया जाता है कैद करके, कि आप जा रहे हैं गतिविधियाँ कुछ अलग करेंगे ऐसा करके। तो जैसे ही उनको जो है अरेस्ट कर लिया जाता है, तो अरेस्ट कर लिया जाता है, ये बात खत्म आपकी यहाँ पर हो जाती है। अब इसके आगे एक और देखिएगा आप, जलियांवाला कांड अभी आपका आएगा, उसके बारे में आप नेक्स्ट वाला लास्ट क्वेश्चन वही रहेगा आपका, तो इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। और लास्ट देखिए ये वाला क्वेश्चन है, मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि जब महात्मा गांधी पंजाब जा रहे थे तो पंजाब जाते समय ही गांधी जी को जो है अरेस्ट कर लिया जाता है।
ठीक है जी, अरेस्ट कर लिया जाता है और उनको जेल में डाल दिया जाता है। जेल में डालने के बाद मैंने आपको बताया ना कि पंजाब के साइड से जो है लोगों ने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन दिखाया था, अपना ज़्यादा योगदान दिया था, बट फिर भी उसके बावजूद हमें रोलेक्ट एक्ट जो है देखने को मिलता है। तो पंजाब के लोग बहुत ज़्यादा भड़के हुए थे। उसी में से भाई साहब एक जगह का नाम है जलियांवाला बाग, ठीक है। वहीं पर जो है लोग, अमृतसर के अंदर पड़ता है, वहीं पर जो है ना लोग अमृतसर के अंदर शांतिपूर्वक इस एक्ट के अगेंस्ट में, उसके विरोध में जो है शांतिपूर्वक जो है आंदोलन कर रहे थे, शांतिपूर्वक, ठीक है जी। याद रखिए, कोई भी जो है किसी भी अंग्रेज को मारा नहीं जा रहा था, गोलीबारी कुछ नहीं चलाई जा रही थी, शांतिपूर्वक जो है सारी चीजें हम कर रहे थे। लेकिन होता क्या है, एक बड़ा ही पागल सटियल सा बेवकूफ गधा कहीं का एक इंसान था, मतलब ब्रिटेन की साइड से ही था, जिसका नाम था जनरल डायर। इस बंदे ने क्या करा कि अपने जो सैनिक है उनको आदेश दिया कि भाई पहले तो गेट बंद करो। जो जलियांवाला बाग है ना, उसका गेट था, यहाँ पर एक गेट था और एक पीछे की साइड था। बोला कि दोनों के गेटों को बंद करो। गेटों को बंद करने के बाद यहीं से सारे सैनिकों को खड़ा करवाया, यहीं से, और अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट। फायरिंग इतनी करवाई भाई साहब, इतनी करवाई, जितने भी लोग थे, बड़े बूढ़े बच्चे उच्चे जितने भी थे, सब के सब मारे गए। लगभग 400 से ज्यादा लोग जो है मर गए थे। और जब इस बात का पता गांधी जी को चला, तो गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन छेड़ दिया था। असहयोग आंदोलन जो है छेड़ दिया था, यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है छेड़ दिया था। और ये कब छेड़ा था? 1920 के अंदर छेड़ा था, क्योंकि 1919 के अंदर तो आपका ये घटना हो ही गई थी, ठीक है जी। तो ये भी याद रखिएगा, ये घटना कब हुई थी, इसको किसको क्या बोला जाता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि कब हुआ था? ये हुआ था आपका, कब हुआ था ये? अबे याद तो कर लो कुछ। अप्रैल 1919 के अंदर हुआ था। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है जी। तो गांधी जी जो है असहयोग आंदोलन छेड़ देते हैं। और असहयोग का बेसिकली उन्होंने क्या मतलब बताया था कि कोई भी भारतीय, चाहे वो पढ़ता हो, चाहे वो कॉलेज में जाता हो, चाहे वो जज वगैरह में शामिल हो, या न्यायालय की किसी भी हाई कोर्ट का जज हो, या फिर कोई वकील वगैरह हो, बेसिकली उन्होंने बोला था कि स्कूलों, कॉलेजों और न्यायालयों में मत जाइएगा, और टैक्स वगैरह है, जो कर वगैरह हम लोग देते हैं ना ब्रिटिश सरकार को, वो भी मत दीजिएगा। यही हमारा तरीका होगा, जो असहयोग आंदोलन होगा, जो कि शांतिपूर्वक जो हम अपना आंदोलन करेंगे। ये बात बोली थी महात्मा गांधी जी ने। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बड़े ही तसल्ली से मैंने सारी चीज़ों को कराने की कोशिश करी है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, बट लिखने से पहले जरूर एक बार दोबारा से इस वीडियो को देख लीजिएगा। और इस वाले क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अप्रैल 1919। इसी के साथ लेते हैं हम आपके साथ विराम। तब तक के लिए जय हिंद, भारत, लव यू ऑल।